हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव यादव रीजनिंग बाय गौरव यादव के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। तो जैसा कि हमारा पिछला टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया था, कौन सा, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है। उसको नया टॉपिक स्टार्ट करने पहले सबसे पहले आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो उसके लिए आप एक मोटिवेशन कोड और देख लीजिए। आज का अपना क्या है, देखिए सबसे पहले इसे पढ़िए। 75वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस की सभी विद्यार्थीगण एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो आज का मोटिवेशन है आपके सामने कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान हो, सर ऊंचा रखना हमेशा, इसका जब तक दिल में जान हो, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, जय हिंद जय भारत। तो आपको जब तक इसकी शान रखनी है, जब तक आपके हृदय में क्या होना चाहिए, दिल होना चाहिए, जब तक ये धड़के, ये सिर्फ अपने देश के लिए धड़के, ठीक है। और आज अपने आप से एक ऐसा वादा कीजिए कि इस आज़ादी के अवसर पर अपने माता पिता को अगली आज़ादी आने तक उन्हें इस भीड़ भरी ज़िंदगी से मुक्त कर देंगे, उन्हें एक सफल ज़िंदगी देंगे, ठीक है। इन कष्ट भरी ज़िंदगियों से उन्हें आज़ाद कर देंगे और एक सफल व्यक्ति बनकर उन्हें एक क्या देंगे, उपहार देंगे अगले 15 अगस्त तक, ठीक है। तो इस वादे के साथ इस 15 अगस्त को आप मनाएं और अपनी हार्ड वर्किंग को कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो आपने पढ़ा क्या, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, और इसका सिर जब तक ऊंचा रखना जब तक तेरे अंदर क्या हो, दिल, जब तक दिल में जान हो, ठीक है। जब तक तेरा दिल धड़के, जब तक इस सीने को, ये जो अपना ये है देश, इसको क्या करना है आपको, आपको जब तक इसके बारे में सोचना है, जब तक आपके दिल में जान हो, ठीक है। आपके हृदय में बस देश के लिए प्रेम उगड़े, इसके लिए आपको बेस्ट विशेज। तो आज हम अपना स्वतंत्रता दिवस का ये आप कंप्लीट हो गया। तो आप सभी अपनी आज़ादी मनाएं अच्छे से। तो जब तक के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए। 75वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस की सभी विद्यार्थीगण और देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2021 को बाय रीजनिंग बाय गौरव यादव की तरफ से, ठीक है। आपके गुरु गौरव सर की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज। आप अगले 15 अगस्त तक आप एक किसी सफल जॉब पर अपना हक जता चुके होंगे और अपने माता पिता को इस कष्ट भरी ज़िंदगी से इंडिपेंडेंट कर चुके होंगे, आज़ाद कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसी आशा के साथ हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कौन सा टॉपिक होगा, आपको प्रीवियस क्लास में हमने आपको उस बारे में डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना टॉपिक। तो इसे हम हटाते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया कि एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस अपने 15 अगस्त के अवसर पर। कौन सा टॉपिक, एनालॉजी टेस्ट, ठीक है। इस टॉपिक से आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हर जो कोई एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, एक से अधिक कितने भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एसएससी में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा इससे बनते हैं, ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन एसएससी जीडी से, एमटीएस से लेकर एसएससी सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट, हर चीज़ के लिए आपको तैयारी कराई जा रही है। तो आप बेधड़क ऐसा ना करें कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो हर आपको किसके लिए, जॉब के लिए आपकी प्रिपरेशन की ये बैच स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसे शेयर करना है जिनके पास स्रोत नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, ठीक है। कि हमारा एक उद्देश्य है, एक ही टारगेट है कि हर बच्चे तक अपनी बात पहुंचनी चाहिए। तो जिस प्रकार आपको किसी ने शेयर किया है, आप भी उन्हें शेयर करें, किसी को शेयर करें और उनका लाभ उठा सकें वो, और आपका भला हो, ठीक है। तो जब तक के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। तो किस टॉपिक के बारे में मैंने आपसे चर्चा की, कौन सा, एनालॉजी टेस्ट, ठीक है।
एनालॉजी टेस्ट क्या है आपके सामने यहाँ लिखते हैं एनालॉजी। एनालॉजी टेस्ट, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? सादृश्यता परीक्षण। ठीक है, एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें कितने प्रकार के टाइप्स बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। और जो टाइप है उनका हर एक का आपको एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से आपको अंडरस्टैंड किया जाएगा। ठीक है, आपको आवाज़ तेज़ लगे तो आप वीडियो में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्पीड कम कर दी जाएगी। ठीक है, और कुछ वॉइस प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अपना टॉपिक पढ़ने का एक ही तरीका होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके कंसेप्ट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट को क्या करते हैं, हम क्लियर करते हैं और फिर उसके एक्सरसाइज की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा तरीका होता है कि सबसे पहले उसका बेस तैयार करते हैं किसी भी चीज़ का। आप ऐसा मान लीजिए अपने कोई मकान बनाते हैं, घर पर घर बनाते हैं, आप होम बनाते हैं, तो आप उसमें सबसे पहले नींव डालते हैं, तभी आपकी बीम भरते हैं, तभी आपका मकान खड़ा होता है। उसी प्रकार किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने पहले उसका बेस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं है वो टॉपिक आपका समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग गए, आपको बता दिया इसमें ये है, इसमें ये है, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे से ना तो किसी भी टीचर से पढ़े, तो उसका सबसे पहले आपको बेस तैयार करना होगा। ठीक है, और उसका एक्सरसाइज की, फिर उसके क्वेश्चंस पर जो सर कराए उन्हें चर्चा करनी है। फिर आपको उन क्वेश्चंस को अच्छे से करने के बाद अपनी प्रैक्टिस नए क्वेश्चंस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके सामने पिछले प्रयास के जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे स्क्रीन पर, उनकी मैंने आपको PDF डलवा दी है आंसर के साथ। ठीक है, तो वहाँ से आप रीजनिंग बाय गौरव यादव की टेलीग्राम चैनल है अपना, टेलीग्राम चैनल अपना कौन सा है, रीजनिंग बाय गौरव यादव। इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इस पर जाकर अपनी ज्वाइन करें और वहाँ पर अपने PDF को देख सकते हैं। आपको डायरेक्ट फ़ोटो डलवा दी PDF की जगह। ठीक है, जिससे आप डायरेक्ट देख सकें। तो जितने भी क्वेश्चंस कराए थे सारे क्वेश्चंस की मैंने आपको PDF डलवा दी विद सॉल्यूशन। ठीक है, नीचे आपका सॉल्यूशन होगा, ऊपर आपका आंसर क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अब आज से हम स्टार्ट करते हैं कौन सा टॉपिक, एनालॉजी टेस्ट। तो हम भारत माता का नाम लेकर जय हिंद जय भारत बोल के हम करते हैं इसे स्टार्ट। इन शहीदों को आपको नमन करना है सबसे पहले, और अपना आज का जो लेसन है उसे स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आपके पास वो शहीद ना होते तो आज आप जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, अगर वो नहीं होते तो आप इस देश में आज़ादी से नहीं जी सकते। तो सबसे पहले उनको नमन करें आप, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक होते हैं। ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए कि उन्होंने किस प्रकार आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उसी प्रकार आपको भी इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि आप अपनी इस कष्ट भरी ज़िंदगी से किस प्रकार आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपको भी आज़ादी, जितने प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल की थी, आपको भी इतनी ही स्ट्रगल करनी है। अपनी मॉम डैड, अपने माता पिता जो बोलते हो आप उनको एक बेहतर जीवन देने के लिए, उनको एक समाज में एक स्थान देने के लिए। ठीक है, वो उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि ये नहीं कि वो पैसे कमाए, बस उनका तो एक होता है कि उनका बेटा एक अच्छी जॉब पर है, समाज में उनकी इज्जत है, बस वो इतना ही चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी जो मेहनत है उस पर जोर देना है। ठीक है,
हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करते रहें। आप देखिए एग्ज़ाम्स में बच्चे लाखों बच्चे बैठते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जिनका, कुछ चंद स्टूडेंट्स होते हैं उनका आपका क्या होता है, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों? लेकिन सारे जो स्टूडेंट हैं बेहतरीन स्टूडेंट होते हैं कुछ को छोड़कर, ठीक है, लेकिन उनका भी सिलेक्शन नहीं होता। उनका एक ही कारण है कि वो कुछ स्टूडेंट हार्ड वर्क पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क के साथ आपको जो हार्ड वर्क है, इस हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है, कि किस प्रकार हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकें। एग्ज़ाम में यही आपको स्मार्ट वर्क काम देखने को मिलता है, ठीक है, कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कितना जल्दी कर सकें, कितने स्टेप हम खा सकें, ठीक है। हार्ड वर्क क्या होता है, आप कठिन परिश्रम करते जा रहे हो उस क्वेश्चन पर, बहुत अच्छा है, आपको कठिन परिश्रम भी करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम आए तब आपको स्मार्ट वर्क को भी साथ लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। हर क्वेश्चन को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करें, एक बार अपना बेस करें, फिर उसको पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व करने की कोशिश करें कि किस प्रकार हम इसको कम से कम समय में उसे कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो आज से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, तो आपका सादृश्यता जो परीक्षण है, इसमें आपके निम्न 4 या 5 आपके टाइप बनेंगे। उन टाइप्स के सबसे पहले नाम लिखते हैं, फिर उनके बारे में एक एक करके आपको चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आपके फर्स्ट नंबर पर जो कौन सी टाइप है, देखिए आपको यहाँ पर आपको स्टार बना के लिख दिया कि सादृश्यता परीक्षण की निम्न टाइप्स होती है, ठीक है। एनालॉजी टेस्ट के क्या होते हैं, निम्न टाइप्स होती हैं, उनको एक बार एक साथ लिख लीजिए जिससे आपको पता चले कि कौन से टाइप में क्या आएगा, ठीक है। तो क्या है आपके सामने, सबसे पहला आता है आपका क्या, सामान्य ज्ञान पर आधारित, ठीक है, एनालॉजी टेस्ट। सेकंड होता है आपका अक्षरों पर आधारित, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे जब ये टॉपिक टाइप्स आएंगे। अक्षर पर आधारित। थर्ड नंबर पॉइंट है आपका संख्याओं पर आधारित, ठीक है। फोर्थ नंबर है आपके सामने सामान्य ज्ञान पर आधारित, अक्षरों पर आधारित, संख्याओं पर आधारित और आकृतियों पर आधारित, ठीक है। फिफ्थ नंबर पॉइंट है आपके सामने समूह निर्धारण। तो ये आपके सामने देखिए सादृश्यता परीक्षण के निम्न टाइप्स होती है। फर्स्ट नंबर टाइप है सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज पर बेस कौन सी है, आपके सामने फर्स्ट टाइप, ठीक है, कि आपको कुछ जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस दे दे, आपको जनरल जो साइंस है जो जनरल नॉलेज है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। किस प्रकार देखने को मिलेंगे, हम अभी जब टाइप आएगी उसमें हम चर्चा करेंगे। दूसरा अक्षरों पर आधारित, तो अक्षर आएंगे जैसे ए का ई से किस प्रकार संबंधित है, ए का डी से किस है तो बी का किससे संबंध होगा, ठीक है। अक्षरों पर आधारित होने के बाद संख्याओं पर आधारित है कि किस प्रकार नंबर्स पर आधारित, जैसे 5 के बाद 7 दे दिया तो 9 के बाद क्या आएगा। इस प्रकार आपको सादृश्यता परीक्षण पूछ सकता है।
और एक आकृति दे दी कि इसके समान यह है तो उसके समान क्या होगा, इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद आपको 5 नंबर का होता है समूह निर्धारण। तो इसमें इस प्रकार आपको एक समूह दे देता है, जैसे आपको दे दिया 9, 16, 25, ठीक है। तो इस प्रकार के समूह, जिस प्रकार ये तीनों आपस में रिलेट होते हैं, उसी प्रकार ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा कि वो क्या हो, इससे रिलेट हो, ठीक है। तो उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो जब तक के लिए आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स क्या करने हैं, आपको कॉपी करने हैं, करिए। तो कर लिया होगा आपने। अब हम देखेंगे इसका कौन सा फर्स्ट नंबर, ये वाली टाइप से हम क्या करेंगे, जिस प्रकार साइंस नॉलेज होती है, जनरल नॉलेज, उससे हम किस प्रकार जीके से क्वेश्चन बनाते हैं, किसमें, एनालॉजी टेस्ट में, ठीक है। किस प्रकार हमारे क्वेश्चंस का पैटर्न होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आपने इसे क्या कर लिया, नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसे हम हटाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में हम करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, सामान्य ज्ञान पर आधारित, आप नीचे लिख सकते हैं बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, ठीक है। किस प्रकार साइंस को जो नॉलेज है उससे रिलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल से आप करते हैं चर्चा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि आपको इस प्रकार दे दिया जाए कि पंजाब की, यहाँ पर क्या दे दी जाए, पंजाब के बाद आपको लिख दिया था चंडीगढ़, ठीक है। और आपको इस प्रकार समानुपात का चिन्ह लगाकर आपको लिख दिया जाए कि राजस्थान, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए। 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप बिना ऑप्शन के ही देख लीजिए, फिर कोई एक्सरसाइज में एग्जाम्पल को ऑप्शन से हम देख लेंगे, ठीक है। तो आपको वैसे ही आपका इसका आंसर देना होगा क्या है। तो देखिए कि पंजाब, जिस पर हमें किस प्रकार इससे अंडरस्टैंड करना होगा कि पंजाब को चंडीगढ़ से रिलेट करेंगे तो किस प्रकार ये रिलेट होगा, किस प्रकार इसका टाइप होगा, उसी प्रकार हम राजस्थान को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी जो नॉलेज है स्टैटिक पावर की, उसे आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम इसमें कि आप सभी को याद होगा, जिसने क्या है नॉलेज पढ़ी होगी, जीके आप पढ़ते होंगे, तो आप सभी को नॉर्मली याद होता है कि जो पंजाब है उसकी जो राजधानी है वो क्या है, हमारे पास चंडीगढ़ है, ठीक है। पंजाब है उसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। तो आपको इससे क्या सीखने को मिला कि हमारी जो जनरल नॉलेज है उसमें सारे हमें क्या होनी चाहिए, कैपिटल्स याद होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी स्टेट की कैपिटल, ये है आपके सामने एक स्टेट, ये क्या है, एक स्टेट है, ठीक है। ये स्टेट है और ये क्या है, कैपिटल। पंजाब स्टेट की जो कैपिटल है वो कौन सी है, चंडीगढ़, ठीक है। तो इसके
बेस पर हमें जितने भी स्टेट हैं उनकी आपको क्या होनी चाहिए, कैपिटल्स याद होनी चाहिए। कहीं से भी कोई से भी कैपिटल से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो ये राजस्थान स्टेट है, इस राजस्थान स्टेट की आपको क्या करनी है, राजस्थान स्टेट की आपको क्या बतानी है, कैपिटल बतानी है। तो जिस प्रकार इसकी राजधानी क्या होती है, चंडीगढ़ होती है, उसी प्रकार राजस्थान है उसकी जो कैपिटल होती है वो है आपके सामने जयपुर, ठीक है। अगर यहाँ पर ना दिखे तो मैं नीचे लिख रहा हूँ इसका आंसर क्या, जयपुर, ठीक है। तो किस प्रकार आपको जयपुर इसका आंसर आया, जिस ऑप्शन में जयपुर होगा उसे आप क्या करना होगा, आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो किस प्रकार आपने जयपुर दिया, आपको इससे इसको किस प्रकार रिलेट किया कि ये स्टेट है और ये क्या है, इसकी कैपिटल है। तो उसी प्रकार ये स्टेट है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल, ये इसकी क्या हो जाएगी, राजधानी, ठीक है। तो इसी से हमने क्या पता चला हमें कि स्टेट की कैपिटल दी हुई है तो उसकी भी स्टेट की कैपिटल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को सबसे पहले इस टॉपिक के लिए स्टेट और कैपिटल्स याद होनी चाहिए उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा। इस सिंपल एग्जाम्पल तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसे क्या करें, एक बार नोट करें समझते हुए। तो देखिए दोस्तों, आपने इसे कर लिया होगा अच्छे से कंप्लीट। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकंड आपका, कि आपको क्या लिख दिया जाए कि जो आर्द्रता है उसके सामने आपको लिख दिया हाइग्रोमीटर। तो वायु दाब के सामने क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, आपने क्या किया कि जो आर्द्रता है उसके सामने एग्ज़ाम में हाइग्रोमीटर आपको देखने को मिला, और जब समानुपात है उसके सामने आपको देखने को मिला वायु दाब, ठीक है। तो इस वायु दाब को हम किस प्रकार रिलेट करेंगे कि जिस प्रकार आर्द्रता इस हाइग्रोमीटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या सीखा, जो ये क्वेश्चन है ये आपका जो CHSL है, ये जो CHSL आपका क्या कौन सा था, 2021 वाला चल रहा है या 20 वाला, उसका आपको क्या है, ये जो स्टार्टिंग डे था कौन सा हमारा, कब से स्टार्ट हुए थे, 4 अगस्त से। 4 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आपका देखने को मिला था, ठीक है। फर्स्ट डे का फर्स्ट आपका क्वेश्चन था कौन सा, कि आर्द्रता हाइग्रोमीटर से संबंधित है। तो यहाँ पर और कुछ हो आपको तो बस यहाँ तक आपको देखना होगा, ठीक है। इसके आगे कुछ भी हो उसके हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आपने किस प्रकार किया कि जो ये आर्द्रता है, जो ये आर्द्रता है इसका आपको सामने ये क्या दिया हुआ है, इसको हाइग्रोमीटर, तो इसके आगे जैसे एमीटर होता है आपको, तो एमीटर किसको मापता है, धारा को मापता है, ठीक है। उसी प्रकार जो ये आर्द्रता है इसको एक मापने का यंत्र होता है, ये एक यंत्र है। तो इस आर्द्रता को मापने का ये क्या हो गया, क्या हो गया, यंत्र हो गया। उसी प्रकार अब वो वायु दाब को किससे मापा जाएगा, ये हमें क्या करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। तो आपको इसमें क्या समझने को मिला क्वेश्चन में, कि
सभी जो ये वर्ड्स हैं, आर्द्रता है, धारा है, जो ये साइंस के वर्ड्स होते हैं, इन सभी के आपको मापने के यंत्र याद होने चाहिए। क्या है ये मापने का यंत्र? आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर को आर्द्रता से रिलेटेड किस प्रकार किया कि ये इसका क्या है? मापने का यंत्र, यानी मेजरमेंट उपकरण आपके सामने इंस्ट्रूमेंट क्या है? हाइग्रोमीटर। तो उसी प्रकार इस वायु दाब को, प्रेशर को आप किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं? तो वो है आपके सामने, आपने पढ़ा हो साइंस में, इसका आंसर होता है बैरोमीटर। क्या है आपके सामने ये यंत्र? वायु दाब को मापने का जो यंत्र है वो क्या है? बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। ठीक है। तो आर्द्रता को जिस प्रकार हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, उसी प्रकार जो प्रेशर है, वो जो दाब है, उसको आप किससे मापा जाएगा? किससे मापा जाएगा दोस्तों? बैरोमीटर से। ठीक है। तो आपको क्या समझने को मिला कि यंत्र, किसी भी चीज़ का यंत्र, मापने का यंत्र हमें याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको हिंट मैंने दे दिया आपके गुरु ने, तो आपके गुरु के साथ आपको पूरी क्लास लेनी है जब तक ये एनालॉजी ख़त्म ना हो जाए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। ठीक है। 2-3 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आपके टपके थे, ये किसी बच्चे ने बोला था, तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया था। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे आपको नोट करने को दे दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपने कर लिया हुआ ये अच्छे से कंप्लीट। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके सामने। कि क्या है आपके सामने 3? आपको इस प्रकार आपको रिलेट कर दिया कि जो बीजिंग है, से आपके सामने लिख दिया चीन। तो मनीला के सामने क्या देखने को मिल सकता है? तो ये आपके सामने क्वेश्चन है कि जो बीजिंग है, बीजिंग को किस प्रकार इसने चीन से रिलेट किया, उसी प्रकार हमें मनीला को एक वर्ड से रिलेट करना होगा। तो देखिए दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को अभी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आपने एग्ज़ाम देखा होगा कि स्टेट की क्या दी हुई थी? कैपिटल। तो एक तो आपको स्टेट की कैपिटल्स याद करनी होंगी, और एक क्या है, ये क्या है आपके सामने? एक कंट्री है। ये क्या है? कंट्री है। और ये इस कंट्री की क्या है? कैपिटल है। ये कंट्री है और ये कैपिटल है। तो आपको कंट्री कैपिटल दे दे, कैपिटल कंट्री दे दे, आपको इससे कोई आपको वास्ता नहीं है। उसी प्रकार इसमें भी रिलेट कराया होगा आपको उसमें। ठीक है। तो आपको जो चीन, जो आपके पास जो देश है, उस चाइना की जो कंट्री है, चाइना नाम की कंट्री, उस कंट्री की जो कैपिटल है वो क्या है आपके सामने? बीजिंग। ठीक है। तो बीजिंग चीन की है आपके सामने, क्या है? क्या है आपके सामने? कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है। तो आपको इसमें क्वेश्चन में आपको समझ आ गया होगा कि हम सभी राजधानियों की जो प्रमुख राजधानियाँ हैं, प्रमुख जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ की आपको कैपिटल याद होनी चाहिए। जैसे यूएसए की वाशिंगटन डीसी है,
इसी प्रकार हमें सारे याद होने चाहिए, ठीक है। और आपके सामने भारत की दिल्ली है, भारत भी दे सकता है, ठीक है। उसी प्रकार जो ये मनीला है, ये एक कैपिटल होती है, ठीक है। मनीला एक कैपिटल है। इस कैपिटल की आपको क्या बताना है, ये किस देश की कैपिटल है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो ये एक अपना फिलीपींस देश होता है, फिलीपींस। फिलीपींस नाम का एक देश है, उस देश से आपको मनीला की राजधानी है। ये क्या है, एक कंट्री, ठीक है। आपको यहाँ पर ढाका दे सकता था तो वो उसमें क्या आ जाता, बांग्लादेश, ठीक है। इस्लामाबाद दे देता, पाकिस्तान। काठमांडू दे देता, क्या हो जाता, नेपाल। इस प्रकार सारे इम्पोर्टेंट देशों की आपको राजधानी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन था, 1 सेकंड आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने। फोर्थ नंबर है आपके सामने क्या, कि यहाँ से दे दिया राजस्थान, राजस्थान के सामने आपको लिखकर क्या दे देता है, जोधपुर। तो इस जोधपुर के सामने यहाँ पर दे दिया गुजरात। इस गुजरात के सामने आपको आंसर देना है, क्या होगा। तो सोचिए, अपने माइंड पर जोर दीजिए कि किस प्रकार जो राजस्थान से जोधपुर क्या होगा, रिलेट होगा। उसी प्रकार जो गुजरात को हम रिलेट कर सकते हैं, तो करिए। तो देखिए दोस्तों, आपने इसे कर लिया होगा रिलेट। तो किस प्रकार आपने रिलेट किया, जो ये राजस्थान है जिसको जोधपुर हमने किस प्रकार रिलेट किया, कि आप सभी को, आपने जीके पढ़ी होगी तो आपने सभी को याद होगा कि जो अपना जो राजस्थान जो राज्य है, प्रदेश है, इसकी जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो किस ज़िले में है, हमारे पास जोधपुर ज़िले में है, ठीक है। तो आपको इससे क्या सीखने को मिला, ये क्या है, ये स्टेट है। ये क्या है, इसका हाई कोर्ट, क्या है आपके सामने, हाई कोर्ट। तो उसी प्रकार इस गुजरात का स्टेट का आपको क्या देना है, इस गुजरात स्टेट की आपको बतानी है, हाई कोर्ट बताना है, उच्च न्यायालय बताना है। तो इसका उच्च न्यायालय आप सभी को याद होगा, गुजरात का अहमदाबाद। आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश दे देता तो उसका क्या था, जबलपुर, ठीक है। और अगर पिछले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तरह राजधानी पूछ रहे तो मध्य प्रदेश की भोपाल, ठीक है। हर क्वेश्चन को आपको साथ साथ लेकर चलना होगा, ठीक है, हर क्वेश्चन। तो इससे आपको सारे जो स्टेट हैं उनकी आपको क्या होनी चाहिए, हाई कोर्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। तो तभी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। तुम करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसे नोट करिए। तो कर लिया आपने। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके सामने लिख दिया, यहाँ पर इंग्लैंड, इंग्लैंड के सामने लिख दिया क्रिकेट। और यहाँ पर आपको क्या लिख दिया, कनाडा। कनाडा। तो जिस प्रकार इंग्लैंड क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार कनाडा किस से संबंधित होगा, किस खेल से संबंधित होगा, यह आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों,
आप सभी को याद होगा कि जो इंग्लैंड जो कंट्री है अपनी, एक यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है इसे, जो ये इंग्लैंड है, यूके है, इसकी आपको जो जो राष्ट्रीय नेशनल गेम है इसका, वो कौन सा है? हमारे पास क्रिकेट है। उसी प्रकार जो ये कनाडा है, इसका आपको क्या बताना है? क्रिकेट, सॉरी, क्या बताना है आपको? नेशनल गेम बताना है, नेशनल स्पोर्ट क्या है इसका, राष्ट्रीय खेल क्या है। तो जो ये इंग्लैंड कंट्री है, तो ये क्या है? इंग्लैंड कंट्री है, ये इसका क्या है? नेशनल गेम, नेशनल गेम है ये, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है कनाडा इस कंट्री है, ये कनाडा कंट्री है, इस कनाडा कंट्री का नेशनल गेम क्या होगा? तो आप सभी को याद होगा कि इस कनाडा का आपको होती है आइस हॉकी, आइस हॉकी। ये क्या होता है? नेशनल गेम, नेशनल गेम होता है, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ आइस हॉकी, आइस, ये आपका आंसर हो गया कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, तो कनाडा का आपके सामने क्या हो गया? हॉकी। अगर यहाँ पर आपको इंडिया दे देता, भारत दे देता, तो आपका इसका क्या आंसर होता? ओनली फॉर हॉकी, ठीक है। इसका आइस हॉकी है, अपना क्या है भारत का? ओनली फॉर हॉकी, ठीक है। उसके इस टाइम कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह, जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत के आई है अपनी टीम, ठीक है। उसी प्रकार वो जो वुमेंस टीम है उसका है आपके पास रानी रामपोल। तो इस प्रकार में क्वेश्चन रिलेट हो सकता है कि अगर आपके सामने वुमेंस टीम की रामपोल लिख दी, तो पुरुष हॉकी का कौन सा होगा कप्तान? तो उसको आपको आंसर देना होगा मनप्रीत सिंह, ठीक है। लेकिन ये करंट के क्वेश्चन होते हैं, फिक्स नहीं होते, आपको कप्तान चेंज भी हो सकते हैं, तो ये आएगा नहीं शायद, ठीक है। तो इसे नोट करें, आप स्क्रीनशॉट लें। तो क्या याद होने चाहिए आपको? हर कंट्री का नेशनल गेम याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है 6 नंबर। आपको 8-10 में यहीं पर याद करा दूंगा, साथ साथ अलग अलग डिफरेंट, उसके बेस पर आपको क्या करने हैं? आपको याद करने हैं, ठीक है। अब 6 नंबर है आपके सामने, क्या? जैसे ताजमहल आया, इस ताजमहल के सामने आपको क्या लिख दिया? भारत। तो आपके सामने जो एफिल टावर है, इसके सामने क्या होगा? ये आपसे पूछा हुआ है। तो आपको इसका आंसर दो जल्दी से, फटाक से इसका आंसर क्या होगा? कि जो ताजमहल है आपके पास, ये भारत से रिलेटेड है, तो एफिल टावर कहाँ पर है? ये आपसे पूछा हुआ है कि ताजमहल अगर भारत में है तो एफिल टावर किस कंट्री में होगा, ठीक है। तो क्या आपको सीखने को मिला? जो ये ताजमहल एक क्या है? फेमस पैलेस है, ठीक है। क्या है? एक फेमस पैलेस, देखिए प्रमुख स्थान है, ये किस में स्थित है? भारत की कंट्री है उसमें स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार जो ये एफिल टावर, ये क्या है? ये भी एक फेमस पैलेस है, फेमस पैलेस है आपके। ये कौन सी कंट्री में पड़ता है? ये आपको देना है आंसर। तो ये होता है आपके पास पेरिस, किस में होता है? पेरिस में, ठीक है। क्या है? पेरिस।
ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन नंबर 6 का ताजमहल भारत से है तो एफिल टावर पेरिस में। तो ये जो प्रमुख प्रमुख कंट्रियों के जो प्रमुख पैलेस हैं, इस फेमस पैलेस हैं, इन्हें आप सभी को याद करना होगा, ठीक है। तो इसे आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लें और नोट करें। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने 7 नंबर, यहाँ पर आपको दे दिया पेडोलॉजी। और यहाँ पर आपको दे दिया मिट्टी। और यहाँ पर आपको दे दिया न्यूरोलॉजी। और इसे आपको रिलेट करना है किस प्रकार की, जो ये फर्स्ट है इस सेकंड से किस प्रकार रिलेट होगा, थर्ड को फोर्थ से रिलेट करना है। तो आप एक बार खुद करने की कोशिश करें। कर लिया आपने दोस्तों। तो इसे आपने किस प्रकार किया कि जो ये पेडोलॉजी है इससे मिट्टी से किस प्रकार रिलेट होगा, किस प्रकार मिट्टी से रिलेट होगा। तो ये लॉजी शब्द है, इस लॉजी का मतलब होता है क्या, स्टडी, यानी किसी भी चीज़ का अध्ययन, ठीक है। तो जो आपके पास ये सोइल है, ये तंत्रिका है, सॉरी ये सोइल है, इस सोइल का आपको क्या है, सोइल की ये क्या है, एक स्टडी है, ठीक है। ये किसकी क्या है, स्टडी है, ठीक है। मिट्टी का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ सोइल, उसे आपको क्या बोला जाता है, पेडोलॉजी, ठीक है। तो उसी प्रकार जो ये न्यूरोलॉजी है, ये किसका अध्ययन होता है, जिसे आपको याद होना चाहिए। तो इसमें आपको इसी में छुपा हुआ है न्यूरो, यानी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है, तंत्रिका। तो न्यूरॉन्स भी दे सकता है, तंत्र आपको न्यूरॉन्स ना देकर तंत्रिका देगा, जिससे आप गुमराह हो, आप क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आए। तो न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजी है, आपको उस न्यूरोलॉजी के स्थान पर आपको क्या होगा, इसकी जगह आएगा तंत्रिका, तंत्रिका, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूरॉन्स और लिख दीजिए आप इसका आंसर। क्या, तंत्रिका। दोनों में से कोई सा एक वर्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छा क्वेश्चन होता है इस प्रकार का क्वेश्चन, जो स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आपको सभी की जो मेन चीज़ें होती हैं, तंत्रिका, शरीर के उस पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके आपको क्या होनी चाहिए, स्टडी याद होनी चाहिए, किसका क्या अध्ययन है, ठीक है। तो आप इसे क्या करें, नोट करें। कर लिया आपने दोस्तों। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने 8 नंबर, 8 नंबर है आपके सामने, घृणा, प्रेम, स्वर्ग, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन को आप जल्दी से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है, हर बच्चे को आना चाहिए ये क्वेश्चन, नहीं तो आपको आज़ादी मैं आज दिला सकता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया, सभी ने आपने इसे कर लिया होगा। तो जो एक घृणा, ये जो घृणा है, इस घृणा से ये प्रेम किस प्रकार संबंधित होगा, उसी प्रकार जो स्वर्ग है उसी आपको संबंधित करना है किसी एक वर्ड से। तो देखिए जो घृणा होती है, ये इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, प्रेम। तो किसी का नफ़रत करना एक नफ़रत करना होता है, एक क्या होता है उसका प्रेम करना, यानी मोहब्बत, प्रेम, प्यार। आपसे किसी ने क्या किया हो, नफ़रत की हो, आपको कोई क्या बोल गया हो, आई हेट यू, तो आपने क्या बोला, बट आई लव यू। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख आप एक चीज़ और देख लीजिए। इससे पहले आप किसी को भी क्या बोलते हो, आपको किसी ने क्या बोला, आई लव यू। ठीक है, ये आई लव यू आपको बोल दिया और आपको इसका क्या देना है, रिप्लाई देना है। आपको किसी ने प्रपोज किया कि आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो उसका आपको रिप्लाई क्या देते हैं। देखिए ज़्यादातर जो किसी को भी देख लिए, ज़्यादातर जो इंसान है वो इसका मतलब देते हैं आई लव यू टू। ठीक है, ये इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपने क्या लिख दिया, आई लव यू, आपने लिख दिया आई लव यू इंडिया। इसके सामने क्या लिख दिया, आई लव यू टू। आपने इसका रिप्लाई क्या दे दिया कि उसने क्या बोला, मैं प्यार करती हूँ, उसने कहा मैं भी प्यार करता हूँ। इसका तो मतलब आपके सामने लिखा हुआ है, इसका तो क्या हुआ कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। ठीक है, जो लास्ट में ये टू है, इसका मतलब क्या होता है, तुमसे भी, यानी मैं किसी और से भी क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। तो आपके वहाँ पर पिटने के चांसेस 100% बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती आप ना करें जहाँ से आपकी ओसवाल साबुन से क्या हो, धुलाई हो। ठीक है, तो ऐसा आप बिल्कुल हरगिज़ ना करें। ठीक है, तो इसका आपको क्या देना होगा, आंसर देना होगा क्या होता है इसका सही आपको उच्चारण क्या होता है, आई टू लव यू। कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, उसने कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, उसने कहा कि मैं भी करता, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने कहा मैं भी प्यार करता हूँ। ठीक है, ये नहीं कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, तो आप वहाँ पर आपके चांसेस नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर उसने अच्छे से अंग्रेज़ी पढ़ रखी होगी, अच्छे से इंग्लिश का सब्जेक्ट उसके पास, मान लो इंग्लिश लिटरेचर हो, और आपने वहाँ पे बोल दिया आई लव यू टू, तो आपको वहाँ पर कोई चांस नहीं होगा। आपके सोना बाबू कोई भी हो, आपको वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या देना, आई टू लव यू। तो ये इसका सही उच्चारण होता है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है ये। ठीक है, तो ये वैसे क्या होता है, गलत होता है, लेकिन अपने क्या इसी को बोला जाता है। ठीक है, इसे उसे बोला जाए, उससे बोलिए जिसे इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, आप उसको मत बोल देना जिसने इंग्लिश लिटरेचर ले रखी हो, उसी से आपने क्या बोल दिया, आई लव यू टू, तो आपके वहाँ पर कुछ भी होने के चांसेस नहीं हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, आई डू लव यू। ओके दोस्तों, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर आते हैं अपने वापस अपने चैप्टर पर, इससे हम हटाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपसे जर्नल लाइफ से रिलेटेड था, या आप किसी को कुछ भी, लेकिन आप अपने गोल पर फोकस करें, ऐसे फालतू बातों पर ध्यान ना दें। आपको क्या है, अपने ओनली फॉर अपने माता पिता से प्रेम करें, अपने माता पिता से लगाव रखें, अपने गुरु से लगाव रखें, ना कि किसी अन्य चीज़ से। ठीक है, वही आपको जीवन में एक सही मार्ग दे सकते हैं, ये सब मजाक की बातें होती हैं। ठीक है, आपको यही आज 15 अगस्त पर सिखाया जा रहा है कि आप अपने से एक ऐसा वादा करें कि
आपको अगले 15 अगस्त तक आपको अच्छे से आपको क्या करना है, जॉब, एक सफल जॉब प्राप्त करनी है जिससे अपने माता पिता खुश हो सकें, ठीक है। तभी उनको आज़ादी मिलेगी, नहीं तो अभी तक तो वो दूसरों के तानों से, पड़ोसी के तानों से दुखी हो चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, जो ये घृणा है ये इसका क्या होता है, जो प्रेम इसका विलोम होता है। आप ऐसे लिख लीजिए, अपोजिट, 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 ठीक है। तो ये स्वर्ग है, इस स्वर्ग का अपोजिट क्या होगा सभी को याद होता है। जिसे स्वर्ग में जाना है वो स्वर्ग में जाएगा, और जिसने बुरे कर्म किए हैं ऐसा बचपन में बोलते हैं तो वो क्या होगा, नरक। आप एक बात और ध्यान रख लीजिए कि आपको किसी ने बोला अगर आपने कुछ गलत काम है, गो टू हेल, तो हेल का मतलब क्या होता है, नरक, तो नरक में जाएगा, ठीक है। और हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग, यानी गो टू हेवन, यानी तो स्वर्ग में जाएगा, तूने अच्छा काम किया है मरने के बाद, ठीक है। तो ये सब बकवास की बातें होती हैं। अगर आपने, आपकी जॉब ना लगी, आपने कोई सफल जीवन में अपनी उपलब्धि प्राप्त नहीं की और आप वैसे ही अपनी ज़िंदगी को चप्पल चटकाते हुए डोल रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं, तो उसे ही आप नरक समझ लीजिए। ये नरक से भी बेहतर ज़िंदगी, बहुत बदतर ज़िंदगी होती है, ठीक है। और अगर आपने इसी जीवन में आपने एक अच्छी, आपने कुछ मुकाम हासिल कर लिया, उसे ही आप क्या समझिए, एक स्वर्ग समझिए। अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दे दिया, अपना एक पेरेंट्स को, अपना आपने गुरु का सम्मान रखा, अपने परिवार का आपने मान रखा, तो वही एक क्या है, स्वर्ग है। जिस घर में आप रहते हैं और उस घर में आप एक जॉब लेकर जाएं तो वो उस टाइम एक स्वर्ग बन जाता है। लेकिन आप अपना टाइम व्यर्थ करके उस घर में गए और आपने कुछ नहीं बना, बाहर आपने दूर, घरों से तो आप दूर रहते होंगे, और सभी घरों से दूर रहकर रूमों पर अपने माता पिता कैसे कैसे मेहनत करते हैं, उनका पैसा व्यर्थ करने के बाद आप जाओगे तो उन पर कैसी बीतेगी। तो उनके लिए उस दिन से बड़ा नर्क कहीं पर नहीं होगा, ठीक है। पूरी ज़िंदगी उन्हें नर्क से बेहतर गुजारनी पड़ेगी। तो इसका आंसर आपके सामने क्या है, नर्क, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ ना करें, अपनी मेहनत पर जोर दें, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसे नोट करें। तो अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। आपको विलोम शब्द भी याद होने चाहिए, मेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मरुस्थल, किससे रिलेटेड है, मृग मारीचिका, इस प्रकार लिखते हैं, शायद हिंदी में आप देख लेना, ठीक है। उसी प्रकार मरुस्थल को मृग मारीचिका है, तो महासागर में क्या होता है, महासागर किस प्रकार रिलेटेड होगा। तो देखिए, जो ये मरुस्थल है उसके सामने मृग मारीचिका लिखी हुई है, ठीक है। तो आप जिस बच्चे ने 11th-12th में आपने साइंस पढ़ी होगी तो उसमें एक वर्ड आया होगा मृग मारीचिका, जिसमें प्रकाश परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ये मरुस्थल है, आपको क्या देखने को मिलता है कि कोई भी जो व्यक्ति है उसको जब ऊपर से जब धूपें खिलती है, धूप, सूर्य पड़ता है उस समुंदर पर से, उसमें किसमें, मरुस्थल में, ठीक है। उस डेजर्ट में जब धूप पड़ती है, सनलाइट होती है, तो आपको दूर से जो वो जगह है जिस जगह पर बहुत ज़्यादा सूर्य पड़ता है, तो वहाँ पर आपको ऐसा दिखने को मिलता है कि क्या, कि वहाँ पर एक बहुत सारा पानी भरा हुआ है और आप वहाँ पर प्यासे घूम रहे हैं। मरुस्थल में पानी तो वैसे होता है नहीं, दूर दूर तक कहीं पर पानी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऐसी आशा बनी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, तो आप वहाँ पर जाएंगे, आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो वहाँ पर एक क्या वैसे जैसे आप पहले जगह पे थे वहाँ पर ऐसा हो जाएगा। फिर आप उस जगह से पीछे घूम के देखेंगे, उस जो स्टार्टिंग पॉइंट था आप वहाँ पर भी ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो किसी भी ऐसे मरुस्थल में जब सनलाइट पड़ती है, डेजर्ट में सनलाइट पड़ती है, तो वहाँ पर आपको एक पानी सा भरा हुआ दिखाई देता है। जैसे आप रास्ते में ही देख लीजिए, जब धूप खिलती है तो गड्ढे वगैरह में आपको ऐसा लगता है कि फुल पानी भरा हुआ है, लेकिन आप उस जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ पानी नहीं मिलेगा, बिल्कुल सूखा मिलेगा। तो ये समुंदर जो मरुस्थल में एक रोग बनता है उसे मरीचिका कहती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जो महासागर में बनता है उसे क्या बोला जाता है? एल नीनो, ऐसे लिखते हैं एल, ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं। तो जिस प्रकार मरुस्थल में ये बनती है उसी प्रकार ये घटना महासागर में क्या बोली जाती है? एल नीनो, ठीक है। तो इस प्रकार की घटनाएं समुद्र में क्या बनती है, तालाब में क्या बनती हैं, यह आपको आसानी से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या स्टार्ट का आप इसे नोट करिए। कर लिया दोस्तों ये क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन आपको अच्छी से रिलेट किया जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या? जो कबूतर है ये सामने दे दिया शांति, तो आपके सामने यहाँ दे दिया सफ़ेद झंडा। झंडा किससे रिलेटेड होगा? सभी को ये क्वेश्चन आपका आंसर देना चाहिए। तो किस किस ने आंसर दिया कमेंट बॉक्स में आंसर दें उसका। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार जो ये कबूतर होता है अपना शांति का क्या होता है? प्रतीक होता है। जो ये है इसका क्या है? ये प्रतीक है, ठीक है, सिंबल है कि कहाँ पर आपको कबूतर दे दिया जाए तो कबूतर बिल्कुल शांत होता है, आवाज़ वगैरह नहीं करता है, यानी शांति का प्रतीक होता है कि उस राज्य कंट्री में बिल्कुल शांति है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो ये सफ़ेद झंडा जब लहराया जाता है तो ये किसका प्रतीक होता है? ये प्रतीक होता है आपका आत्मसमर्पण का। किसका? आत्मसमर्पण, यानी आपको सेल्फ क्या कर रहे हैं? आप सरेंडर कर रहे हैं। आपने मान लो, ऐसे मान लीजिए आपके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, ठीक है, पुलिस पड़ी हुई है, लेकिन आप भागते जा रहे हैं और आप एक पॉइंट पर क्या हो गए? थक गए, ठीक है। और आपने थकने के बाद पुलिस को सफ़ेद कुछ भी दिखा दिया, सफ़ेद झंडा दिखा दिया, तो उस पुलिस क्या समझेगी कि इसने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं आत्मसमर्पण को। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार के प्रतीक भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये मेन 10 क्वेश्चन हैं, इसको नोट करें, फिर आगे की आपके साथ बातें करते हैं। तो आई होप आपने और दोबारा से देख लीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा नोट करने का। वही से इनको नोटबुक में साथ साथ नोट्स मेंटेन करते चलिए, ठीक है। वीडियो के बाद आपको दोबारा वीडियो वैसे देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो क्या करें, अपना नोटबुक वीडियो खोलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप इसे नोट करेंगे तो इस वीडियो को 30 मिनट लगती हैं, तो उसको नोट को रिवीजन करने में आपको ओनली 5 से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप साथ साथ नोट्स मेंटेन करते चलिए, इससे आपको टाइम बचे और अपना एग्ज़ाम की टाइम इन्हें रिवीजन करके जा सकें, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी प्रकार के आपको जीके के क्वेश्चन हैं उन्हें आपको देखना होगा, ठीक है। तो इसे हटाते हैं।
आज हमारी टाइम नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गई। तो और अगेन दोबारा से आपको जो 15 अगस्त है, अगस्त की आपको बेस्ट विशेष। ठीक है, आपके माता पिता, आपके सभी भाई बहन, आपको, अपने देशवासियों को, सभी को मेरी तरफ से दोबारा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप इस पर अपना, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अपने आप से एक वादा करना है सिस्टर, किस पर, आज़ादी पर, क्या कि अपने माता पिता को एक सफल जीवन देना है, अगली आज़ादी तक उन्हें, इस आज़ादी पर आपको स्टार्ट करनी है अपनी पढ़ाई, जिसने भी अभी तक नहीं की है। ठीक है, तो इसके लिए जब तक जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, सभी को। अब आपने स्कूल वगैरह तो अभी खुली है नहीं, अपने घर पर ही बूंदी के लड्डू, बूंदी मंगा कर आप खा सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से भी खिला देता, लेकिन यह तो ऑनलाइन क्लास है। कभी भी ऑफलाइन मिलेंगे तब आपको अगली बार, आप जब आपकी जॉब लगे तब आपको अच्छे से खिलाई जाएगी हर तरह की मिठाई। ठीक है, आपकी आज़ादी तभी अच्छे से मनेगी, तभी आपके माता पिता का सपना साकार होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम क्या करते हैं, विदा लेते हैं। अब नेक्स्ट क्लास पर हम चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद। ओके दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।